हेलो क्लास नाइन्थ। चलिए अब हम लोग पेस्टोरलिस्ट की जो स्टोरी है उसको आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि अब जब कॉलोनियल रूल भारत में आ गया था तब पेस्टोरल लाइफ कैसी थी। अंडर द कॉलोनियल रूल, जब भारत में अंग्रेज़ों का शासन हो गया, द लाइफ ऑफ द पेस्टोरलिस्ट चेंज ड्रामेटिकली। जो पेस्टोरलिस्ट लोग थे उनकी ज़िंदगी बहुत ही नाटकीय तरीके से बदल गई थी। देयर ग्रेजिंग ग्राउंड श्रंक। अब उनके चारागाह जो थे वो बहुत छोटे हो गए थे एंड देयर मूवमेंट वर रेगुलेटेड। और उनकी जो यहाँ वहाँ जानवरों को लेकर वो चराने के लिए जब जाया करते थे तो उसको भी बहुत ही रेगुलेट कर दिया गया था। तो रेगुलेट करने का अर्थ हुआ कि इन नियमों के अनुसार कि जैसा हम बोलेंगे वैसे ही तुम अपने जानवरों को लेकर मूवमेंट करोगे। एंड द रेवेन्यू दे हैड टू पे इंक्रीज। और उनके ऊपर जो टैक्स या कर जो लगता था उसको भी बढ़ा दिया गया था। देयर एग्रीकल्चरल स्टॉक डिक्लाइन। अब उनके पास जानवरों की संख्या भी कम हो गई थी एंड देयर ट्रेडर्स एंड क्राफ्टर्स वर एडवर्सली अफेक्टेड। इसलिए उनका व्यापार और वो जो कलाकारी जो चीज़ें बनाते थे, जैसे कंबल वगैरह बनाते थे, वो उस पर इसका बुरा असर पड़ने लगा। अब जानवर कम हो जाएंगे तो स्वाभाविक है कि उनको ये सब परेशानियां तो उठानी ही पड़ेगी। हाउ, ये सब कैसे हुआ? First, the colonial state wanted to transform all grazing land into cultivated farm. सबसे पहला काम जो अंग्रेज़ों ने किया था वो ये कि वो चाहते थे कि जितने चारागाह हैं उसको हटाकर वहाँ पर खेती बाड़ी की जाए। लैंड रेवेन्यू वॉज वन ऑफ द मेन सोर्सेज ऑफ इट्स फाइनेंस। और जब खेती बाड़ी होती है ज़मीन पर तो उससे उनको ज़मीन का टैक्स मिलता है और इससे उनका जो पैसा है, खजाना है, वो बढ़ता है। जो उनका बैंक बैलेंस है वो बढ़ता है अंग्रेज़ों का, है ना। बाय एक्सपैंडिंग कल्टिवेशन इट कुड इंक्रीज इट्स रेवेन्यू कलेक्शन। और जितना खेती ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा उनको टैक्स मिलेगा, टैक्स का पैसा मिलेगा, उनके खजाने में आएगा। It could at the same time produce more jute, cotton, wheat, and other agricultural produce that were required in England. और साथ ही साथ क्या था, उनकी इंग्लैंड में जो उनकी अपनी ज़रूरतें थी, क्या क्या ज़रूरतें थी, एक जो कि खेती में से उनको मिलती थी वो थी जूट, जो उस समय बोरियां बनती थी जूट की। कॉटन यानी कि जो जिससे कपड़े बनते हैं, वो वहाँ पर मैनचेस्टर में जो कपड़े के वहाँ पर मिल्स हुआ करते थे उनको इन कॉटन की या रुई की ज़रूरत होती थी। और वीट यानी गेहूँ की ज़रूरत वहाँ होती थी। और भी कुछ दूसरे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, जैसे आपने सुना होगा नील वगैरह जो होता था, इंडिगो जो कपड़े रंगने के काम आता है, इन सब चीज़ों की उनको ज़रूरत होती थी। तो इसलिए वो चाहते थे कि भारत के में ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पर खेती हो। To colonial official, all uncultivated land appeared to be unproductive. उनको लगता था अंग्रेज़ों को कि यहाँ पर जितने भी ऐसी ज़मीन जहाँ पर खेती नहीं होती है वो किसी काम की नहीं है, अनप्रोडक्टिव है, कुछ भी उनको देती नहीं। इट प्रोड्यूस्ड नाइदर रेवेन्यू, न ही जिस ज़मीन पर कुछ भी नहीं होता तो इनको उस पर से टैक्स तो मिलता नहीं था, नॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, और न ही कोई खेती बाड़ी का जो उत्पादन होता है वो उनको मिलता था। इट वॉज सीन एज अ वेस्ट लैंड। इसीलिए इन सभी ज़मीन को, जो चारागाह वगैरह थे, इनको वेस्ट लैंड लगता था, बोलता था कि फालतू ज़मीन है, कोई किसी काम की नहीं है। दैट नीडेड टू बी ब्रॉट अंडर कल्टिवेशन। इसलिए इन पर खेती करना ज़रूरी है, खेती करोगे तभी ये काम के लायक होगी। From the mid-19th century, wasteland rules were enacted in various parts of the country. इसलिए 19वीं शताब्दी के मध्य में उन्होंने क्या किया, जितने एक कानून बनाया, कानून का नाम था वेस्टलैंड रूल्स, और इसको पूरे भारत में लागू कर दिया गया। By these rules, uncultivated land were taken over. इस नियम के अनुसार क्या था, जहाँ पर खेती नहीं होती थी उस पर अंग्रेज जो थे अपना कब्जा कर लेते थे, गिवन टू सेलेक्ट इंडिविजुअल। और ये ज़मीन जो है किसी को जो जो जिनको वो समझते थे कि फ़ायदा होगा उसको वो ज़मीन दे दी जाती थी।
दीज इंडिविजुअल वर ग्रांटेड वेरियस कंसेशन, और जिनको ये ज़मीन दी जाती थी उनको बहुत तरह की छूट मिलती थी। इनकरेज टू सेटल दीज लैंड, और उसके बाद उनसे कहा जाता था कि भाई इस ज़मीन का कुछ करो, आप सेटल करो इसको, सेटल यानी खेती बाड़ी के काम में लाओ। सम ऑफ देम वर मेड हेडमैन ऑफ द विलेजेस इन अ न्यूली क्लियर्ड एरियाज, और कुछ लोगों को जिनको ये ज़मीन दी गई उनको हेडमैन यानी कि गांव का मुखिया बना दिया गया, और जिन्होंने ज़मीनें साफ़ की और वहाँ पर खेती बाड़ी लग करवाना शुरू कर दिया, उनको उस गांव का हेडमैन बना दिया गया। In most area, the land taken over were actually grazing tract, a tract used regularly by pastoralists. और ये जो ज़मीन अंग्रेज़ों ने हथियाई थी और किसी किसी को दे दिया था, ये सभी ज़मीन जो थी वो चारागाह थी। और इस पर पेस्टोरलिस्ट जो थे, जो गडेरिए, जो बंजारे थे, जो जानवरों को चराते थे, वो नियमित रूप से यहाँ पर लाकर जानवरों को चराया करते थे। अब उनकी ज़मीन चली गई, चारागाह जो था वो चला गया, और वो अब क्या हुआ, किसी खास एक व्यक्ति की वो ज़मीन हो गई। सो एक्सपेंशन ऑफ कल्टीवेशन इनएविटेबली मेड द डिक्लाइन ऑफ पास्चर एंड द प्रॉब्लम ऑफ पेस्टोरलिस्ट। और यही कारण था कि जब चारागाह का ख़त्म होने का मतलब था कि यहाँ पर खेती होगी, और ये पेस्टोरलिस्ट लोग के लिए एक मुसीबत की बात थी, एक प्रॉब्लम थी उनके लिए। दूसरा क्या था? दूसरा था बाय द मिड 19th century वेरियस फॉरेस्ट एक्ट वर ऑल्सो बीइंग इनैक्टेड इन डिफरेंट प्रोविंसेस। और इसके बाद क्या हुआ कि मिड 19th सेंचुरी में कई फॉरेस्ट एक्ट बनाए गए और उसको अलग अलग जगहों पे लगा दिया गया। Through these acts, some forests which produce commercially valuable timber like देवदार और साल were declared reserve। और वो सब जंगल जहाँ पर देवदार और साल के वृक्ष लगे हुए, no pastoralists were allowed to access to these forests। अब ये जो इस एक्ट के अनुसार जो देवदार और साल के फॉरेस्ट थे जिसको रिज़र्व बना दिया गया था, उसमें किसी भी पेस्टोरलिस्ट को अपने जानवरों को ले जाकर चराने की छूट नहीं थी, यानी उसको मनाही थी, वहाँ नहीं जा सकते थे वो। अदर फॉरेस्ट वर क्लासिफाइड एज प्रोटेक्टेड, कुछ और जंगल जो थे उनको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की कैटेगरी में डाल दिया गया था। इन दीज सम कस्टमरी ग्रेजिंग राइट ऑफ पेस्टोरलिस्ट वर ग्रांटेड, कहीं कहीं पर तो जो उनको कस्टमरी राइट थी, जैसे कि उनकी कस्टम और ट्रेडिशन थी, जो संस्कृति और जो परंपराएं थी, उसके अनुसार ये वहाँ पर जाते थे जानवरों को लेकर, या खुद जाते थे, तो वैसे में क्या था, वहाँ पर उनको थोड़ी छूट मिली हुई थी। बट देयर मूवमेंट वर सीवियरली रेस्ट्रिक्टेड, लेकिन वहाँ पर आना जाना इनका जो था उस पर कड़ा प्रतिबंध लगा दिया गया था। मतलब प्रतिबंध के अनुसार कि हम जैसे बता रहे हैं बस वैसे ही तुम आना जाना करो, उसके अलावा नहीं जा सकते। The colonial official believed that grazing destroyed the sapling and young shoots of tree that germinated on the forest floor। और ये जो अंग्रेज ऑफिशियल्स जो थे, उनको विश्वास था कि अगर बहुत सारे जानवरों को लेकर जंगल के अंदर जाएंगे तो पेड़ों से जो बीज गिरते हैं और नए पौधे जो उगते हैं, वो सब इन जानवरों के कारण क्या होता है, जब ये कुचल देंगे तो वो पनप कर नए पेड़ के रूप में तब्दील नहीं हो पाएंगे, यानी कि जंगल में और पेड़ नहीं उगेंगे अगर बार बार वहाँ पर ले जाकर जानवरों को चराया जाएगा। द हर्ड ट्रैम्पल्ड ओवर द सैपलिंग, क्योंकि ये जो पूरी जानवरों का जो ग्रुप होता है वो क्या करते हैं, वो जंगल में घूमते हैं, इससे क्या होता है, उनके पैरों के नीचे ये छोटे छोटे पौधे जो हैं वो कुचल जाते हैं। एंड मंच टबे द शूट, और उसके अलावा क्या है, अगर वो जानवरों के खाने लायक है तो जानवर उसको खा जाते हैं। दिस प्रिवेंटेड न्यू ट्री फ्रॉम ग्रोइंग, इससे क्या होता है, जब पौधे को चबा ही जाएंगे जानवर, खा ही जाएंगे, तो फिर नए पौधे उगेंगे कहाँ से। ये अंग्रेज़ों की या इन कॉलोनियल ऑफिशियल्स की सोच थी। These forest act changed the lives of pastoralists, इसलिए ये जो कानून बने इससे इन पेस्टोरलिस्ट लोगों की ज़िंदगी बदल गई।
They were now prevented from entering many forests that had earlier provided valuable forage for their cattle. और इस तरह से उनको उन सभी कई जंगलों में जाने की मनाही कर दी गई थी जहाँ पर पहले उनके जानवरों को अच्छा खासा भोजन मिला करता था। तो अब आगे देखिए कि इवन इन द एरियाज दे वर अलाउड एंट्री देयर मूवमेंट वर रेगुलेटेड। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जिन एरिया में इनको जाने के लिए इजाज़त दी भी गई थी उस एरिया में इनको थोड़ा प्रतिबंधित कर दिया गया था। मतलब उनका जाना आना जैसा कॉलोनियल ऑफिशियल बोलेंगे उस अनुसार इनका जाना आना किया जाएगा, मतलब अलाउड रहेगा। दे नीडेड अ परमिट फॉर एंट्री। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इनसे कहा गया कि परमिट लेना पड़ेगा, परमिशन, कि तुम जैसे कागज़ पर परमिशन मांगते हैं ना कि हमें जाने के लिए दो, तो उस तरह से जैसे वीज़ा लेते हैं कहीं किसी देश में जाना है तो है ना, ठीक उसी तरह से यहाँ पर इनको परमिट लेना पड़ता था, इजाज़त, कि हम जंगल में जानवरों को लेकर जाएंगे चराने के लिए। द टाइमिंग ऑफ their entry and departure for the were specified, and the number of days they could spend in forest was limited. इसके अलावा क्या था कि भाई कहा गया था उस पर क्या होता है परमिट के ऊपर, जैसे वीज़ा के ऊपर नहीं लिखा रहता है कि इतने से इतने दिन तक आप उस देश में रह सकते हो, इसी तरह से इनके परमिट पर लिखा रहता था, टाइम डाला हुआ रहता था कि कौन से टाइम में इनकी एंट्री हुई है जंगल के अंदर, और उसके बाद वहाँ से वो निकलेंगे तो सब कुछ चेक किया जाता था कि और कितने दिन तक उनको वहाँ अंदर रह सकते हैं, वो उसकी इजाज़त उनको दी जाती थी। वो भी बड़ी लिमिटेड होती थी, यानी कि जितने दिन मर्जी आए जंगल के अंदर जानवरों को चराने के लिए रह सकते हैं ऐसा नहीं था, है ना, डेज उनका तय था। पेस्टोरलिस्ट कुड नो लॉन्गर रिमेन इन एन एरिया इवन इफ फोरेज वॉज अवेलेबल। और बेचारे जो पेस्टोरलिस्ट थे अपने जानवरों के साथ उस एरिया में ज़्यादा समय तक नहीं रह सकते थे, हालांकि उनके जानवरों को अच्छा खासा चारा मिलता था वहाँ पे, लेकिन फिर भी वो वहाँ नहीं रह सकते थे। द ग्रास वॉज सकुलेंट, चाहे ग्रास कितनी भी अच्छी हो उनके जानवरों के लिए, एंड द अंडर ग्रोथ ऑफ द फॉरेस्ट वॉज एम्पल, चाहे जंगल में अच्छा खासा खाना उनके जानवरों को मिल रहा हो, लेकिन वो वहाँ नहीं रह सकते थे इस नियम के अनुसार, जो परमिट वाला जो नियम था उसके अनुसार। They had to move because the forest department permit that had been issued to them now ruled their life. और इससे क्या हुआ कि अब क्या था कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो परमिट था उन्होंने उसकी ज़िंदगी को रेगुलेट कर दिया था कि भाई हमारे अनुसार आपको चलना पड़ेगा। The permit specified the period in which they could be they were be लीगली विद इन द फॉरेस्ट। और ये परमिट जो था ये तो एक कानूनी परमिशन था, तो वो तय करता था कि कितने समय तक ये फॉरेस्ट के अंदर रहेंगे। इफ़ दे ओवर स्टेड दे वर लायबल टू फाइन्स। और अगर वो ज़्यादा समय उससे ज़्यादा समय रुक गए, सपोज़ उनको दिया गया 10 दिन या हफ्ते भर के लिए वहाँ रहने के लिए, अब वो अगर 7 दिन के बाद 8वां 9वां दिन जैसे ही आया तो और वो वहाँ से नहीं निकले तो उनके ऊपर फ़ाइन लगा दी जाती थी। थर्ड, ब्रिटिश ऑफिशियल वर्सेस स्पीसीज ऑफ नोमैडिक पीपल। अब एक तो इनका वहम अंग्रेज़ों का ये था, वो बड़ा शक की नज़र से इन नोमैडिक जो बंजारे टाइप के लोग थे उन पर बड़ा ही शक की नज़र से उनको देखते थे। दे distrusted mobile craftsmen and traders who hawked their goods in the villages, and the pastoralists who changed their places of residence every season, moving in search of good pastures for their herd. और ये क्या था, इनका एक निश्चित रहने का जगह तो था नहीं, ये सब व्यापार भी करते थे और अपना सामान बेचा करते थे। इसके अलावा क्या था, गाँव में जाकर, और इसके अलावा क्या था, इनकी जगह बार बार बदलती रहती थी, कोई फिक्स सीज़न रहने का, इनकी फिक्स जगह इनका रहने का नहीं होता था, और ये तो हर समय इधर उधर अपने जानवरों को लेकर अच्छे चारागाह की तलाश में घूमते रहते थे। द colonial government wanted to rule over
सेटल पॉपुलेशन। और अंग्रेज जो थे इनको शक की निगाह से देखते थे और वो चाहते थे कि ये लोग भी कहीं पर सेटल होकर रहें, गाँवों में कहीं पर सेटल हो जाएं और वहाँ रहें। दे वॉन्टेड द रूरल पीपल टू लिव इन विलेजेस, वो गांव के लोगों को चाहते थे गांव के अंदर रहें, इन फिक्स प्लेसेस एंड हैव फिक्स राइट ऑन द पर्टिकुलर फील्ड, एक खास जगह हो, उनका घर मकान हो, और साथ ही साथ क्या हो, एक खास खेत बाड़ी हो जहाँ आसानी से पता लग जाए कि फला गांव का फला व्यक्ति का घर जो है यहाँ पर है और इस फला व्यक्ति का खेत यहाँ पर है। इस तरह के लोगों को पर वो शासन चलाना चाहते थे। Those who were settled were seen as a peaceable and law-abiding people। और जो लोग रहते थे गाँव में उनको लगता था कि बड़े शांति से जीवन बिताने वाले और कानून मानने वाले लोग हैं। Those who were nomadic were considered to be criminal। और जो इधर उधर बंजारों की तरह घूमते थे उनको ज़्यादातर क्रिमिनल समझा जाता था। In 1871 the colonial government in India passed the Criminal Tribe Act। उसके बाद इन्होंने 1871 में एक कानून बनाया अंग्रेज़ों ने जिसको कहा जाता था क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। बाय दिस एक्ट many communities of craftsmen, trader and pastoralists were classified as criminal tribes। और इस कानून के अंदर बहुत सारे कम्युनिटीज़ को, क्राफ्टमैन को जो कंबल वगैरह बनाते थे, व्यापार करते थे अपने दूध का और जो भी और बाकी दूध से बनी चीज़ों का, घी गाय वगैरह का, और पेस्टोरलिस्ट ये जो बंजारे थे, इन सभी को क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के अंदर रखा गया था। दे वर स्टेटेड टू बी क्रिमिनल बाय नेचर एंड बर्थ। उनको समझा जाता था कि ये स्वभाव से और जन्म से ही क्रिमिनल होते हैं। वंस दिस एक्ट केम इन फोर्स, उसके बाद जब इस कानून को लागू कर दिया गया भारत में, दीज कम्युनिटीज़ were expected to live only in notified village settlement। इनसे ये कहा गया कि भाई आप एक ख़ास तौर पे जो गांव बना हुआ है वहीं पर जाकर तुम रहोगे। एंड दे वर नॉट अलाउड टू मूव आउट विदाउट परमिट। और इनसे कहा कि इस जो गांव हम बता रहे हैं वहाँ तुम रहोगे और वहाँ से बिना परमिट के बाहर नहीं निकलोगे। द विलेज पुलिस केप्ट कंटिन्यूअस वॉच ऑन देम। और गांव की जो पुलिस होती थी वो लगातार इनके ऊपर नज़र रखती थी। उसके बाद है फोर्थ, टू एक्सपैंड इट्स रेवेन्यू। अब क्या था, अंग्रेज़ों ने अपना टैक्स बढ़ाने के लिए क्या किया, द कॉलोनियल गवर्नमेंट लुक्ड फॉर एवरी पॉसिबल सोर्स ऑफ टैक्सेशन। वो हर तरफ हर जगह इस बात पर नज़र रखने लगे कहाँ से उनको ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स मिले। सो टैक्स वॉज इम्पोज्ड ऑन लैंड, ऑन कैनाल वाटर, ऑन सॉल्ट, ऑन ट्रेड गुड्स एंड इवन ऑन द एनिमल्स। तब उन्होंने क्या किया, टैक्स अपना खजाना भरने के लिए टैक्स से इन्होंने ज़मीन पर टैक्स लगाया। इवन कैनाल जो नहर होती है, नहर के पानी को किसान इस्तेमाल करते हैं तो नहर के पानी के ऊपर टैक्स लगा दिया। उसके बाद नमक के ऊपर टैक्स लगा दिया। आपको याद है ना, गांधी जी ने सॉल्ट का जो आंदोलन किया था इसी टैक्स के विरोध में किया था। और ट्रेड गुड्स, सामान का व्यापार करोगे तो टैक्स लगेगा। यहाँ तक कि आपने जानवर पाल रखे हैं उसके ऊपर भी टैक्स उन्होंने लगा दिया था। Pastoralists had to pay tax on every animal they grazed in the pasture। और ये सभी जो पेस्टोरलिस्ट थे उनको हर जानवर के ऊपर जो इन पास्चर में चारागाह में आकर चरते थे उसका टैक्स देना होता था। इन मोस्ट पेस्टोरल ट्रैक्ट ऑफ इंडिया ग्रेजिंग टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन मिड 19th सेंचुरी। और 19th सेंचुरी के मध्य में ज़्यादातर पेस्टोरल ट्रैक्ट या वो रास्ते जिसे जानवर को चराने के लिए ले जाते थे ये पेस्टोरलिस्ट, उन सब पर टैक्स लगा दिया गया था। द टैक्स पर हेड ऑफ द कैटल वेंट अप रैपिडली। और धीरे धीरे ये टैक्स बहुत तेज़ी से बढ़ाया जाने लगा। एंड द सिस्टम ऑफ कलेक्शन वॉज मेड इंक्रीजिंगली एफिशिएंट। और ये कोशिश की गई कि भाई आसानी से इनसे टैक्स वसूल किया जा सके। इन डिकेड बिटवीन 1850 to 1880s
The right to collect the tax was auctioned out to contractor। और 1850 से लेकर 1880 के बीच में क्या किया गया, कॉन्ट्रैक्टर लोगों को दिया गया कि इनसे टैक्स वसूल करो, है ना। जैसे आप किसी को अपना ये दे देते हो ना, राय का अधिकार दे देते हो कि तुम ये काम हमारे लिए कर दो। जैसे बिल्डिंग बनती है तो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर को काम दे दिया जाता है, जो मालिक होता है कॉन्ट्रैक्टर को दे देता है कि भाई तुम इस पर बिल्डिंग बनाओ, बाद में जो होगा पैसे का लेन देन वो हम करेंगे। तो इस तरह से क्या हुआ कि 1850 से 1880 के बीच में अंग्रेज़ों ने भी यही काम कर दिया, कॉन्ट्रैक्टर लोगों को उनसे टैक्स वसूल करने के लिए रख दिया। एंड दीज कॉन्ट्रैक्टर टैक्स tried to extract as high a tax they could to recover the money they had paid to the state and earn as much as profit they could within the year। अब क्या था, इन कॉन्ट्रैक्टर को क्या करना पड़ता था, इनको अंग्रेज़ों को पैसा देना होता था। तो क्या करते थे ये इन पेस्टोरलिस्ट से जितना ज़्यादा पैसा वसूल कर सकते थे करने की कोशिश करते थे, ताकि उनको खूब प्रॉफिट साल के अंदर हो जाए, है ना। जैसे सपोज़ अंग्रेज़ों को देना है 50,000, तो ये कोशिश करते थे कॉन्ट्रैक्टर कि 70-80 हज़ार रुपया या 1 लाख रुपया इन पेस्टोरलिस्ट से मैं वसूल कर लूँ, 50,000 अंग्रेज़ों को दे दूँ, 50 अपने पॉकेट में डाल लूँ। तो इस तरह से क्या था कि ये ज़्यादा अत्याचार करने लगे थे, एक तरह से आप कह सकते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो। दीज कॉन्ट्रैक्टर एक्सट्रैक्ट एज हाई एज टैक्स दे कुड टू रिकवर द मनी दे हैड पेड टू द स्टेट। अंग्रेज़ों को तो इनको पैसा देना ही पड़ता था, तो अपने पैसे की रिकवरी ज़्यादा से ज़्यादा हो इसका वो इंतज़ाम करते थे। एज मच एज प्रॉफिट एज दे कुड विद इन अ ईयर, एक साल के अंदर जितना ज़्यादा वसूल कर सकें उतना कर लेते थे। बाई द 1880s द गवर्नमेंट बिगैन कलेक्टिंग टैक्सेस डायरेक्टली फ्रॉम द पेस्टोरलिस्ट। लेकिन 1880 के बाद सरकार ने खुद ही इनसे पेस्टोरलिस्ट लोगों से टैक्स लेना शुरू कर दिया। ईच ऑफ देम वॉज गिवन अ पास, और इन सबको पास दे दिया जाता था टू एंटर द ग्रेजिंग ट्रैक, ताकि वो अपने चारागाह में अंदर जा सके। कैटल हर्डर हैड टू शो द पास, और जब ये चारागाह के अंदर जाते थे तो इनको पास दिखाना पड़ता था और वहीं पर टैक्स देना होता था। द नंबर ऑफ कैटल हेड ही हैड एंड अमाउंट ऑफ टैक्स ही पेड वॉज एंटर्ड ऑन द पास। और ये जो पास इनको दिया गया था उसमें क्या किया जाता था कि कितने जानवर इनके पास हैं और फिर कितना टैक्स इन्होंने दिया है उस पास के अंदर लिख दिया जाता था। ठीक है, तो हमने इसमें क्या देखा, 4 पॉइंट्स देखे। इसको इन 4 पॉइंट्स को आप याद रखेंगे तो क्या होगा कि ये पूरा का पूरा जो पार्ट है कॉलोनियल रूल एंड पेस्टोरल लाइफ, ये आप बहुत आसानी से अपने एग्ज़ाम में लिख पाएंगे। पहला हमने क्या पढ़ा था, पहला पढ़ा था कि इनको लैंड रेवेन्यू, ये जो जितनी ज़मीन थी उसको वेस्ट लैंड बता दिया जहाँ पर जानवर चराए जाते थे। इसलिए फिर क्या हुआ, इन्होंने वेस्ट लैंड रूल बना दिया ताकि सारी ज़मीन जो चारागाह थी उन सब पर खेती हो सके। पहला हमने देखा ये क्या है, ये पेस्टोरलिस्ट लोगों की प्रॉब्लम है ना। तो पहली प्रॉब्लम तो उनकी ये हो गई कि उनके चारागाह जो है खेत बन गए, तो उनको अपने जानवरों को चराने के लिए बहुत कम चारागाह रह गया था, पहला था। और दूसरा क्या है, उसके बाद फिर फॉरेस्ट जितने थे, फॉरेस्ट एक्ट जब बना तो उसमें क्या हुआ था, रिज़र्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बना दिया गया था और वो अपने जानवरों को लेकर अंदर नहीं जा सकते थे। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि फिर इन्होंने क्या किया कि जो पेस्टोरलिस्ट थे उनको जंगलों में जाने की इजाज़त तो दी, लेकिन कहा कि भाई पहले आपको परमिट लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अंदर जा सकते हैं। उसके बाद और अगर आप देरी तक जितने समय तक के लिए आपको जंगल में रहना है उससे ज़्यादा रहोगे तो फ़ाइन देना होगा। ये था दूसरा। तीसरा क्या था, उन्होंने कहा ये अंग्रेज़ जो थे ये नोमेडिक लोगों को या पेस्टोरलिस्ट लोगों को बड़े शक की नज़र से देखते थे, इनको लगता था कि ये क्रिमिनल है ना। इस वजह से क्या हुआ, 1871 में इन्होंने क्रिमिनल ट्राइब एक्ट बना दिया ताकि ये इनको एक कैटेगरी में रख दिया जाए और इनके ऊपर पुलिस नज़र भी रखती थी। और चौथा क्या था, चौथा ये था कि हर समय ये कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी इस ताक में रहती थी कितना ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय लोगों से टैक्स वसूल किया जाए, और इस वजह से उन्होंने ज़मीन पर, कनाल वाटर पर, सॉल्ट पर, ट्रेड गुड्स पर और यहाँ तक कि इस एनिमल्स के ऊपर भी टैक्स लगा दिया था। और
कुछ समय तक के लिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया था 1850 से लेकर 1880 तक। लेकिन फिर बाद में उन्होंने क्या किया कि वो खुद ही जब जानवरों को लेकर जंगल के अंदर जाते थे ये पेस्टोरलिस्ट, तो उनके जानवरों के लिए और उनके लिए एक पास बन जाता था और इस पास में एंटर कर दिया जाता था। फलां पेस्टोरलिस्ट है, इसके पास 50 जानवर हैं या 60 जानवर हैं, 100 जानवर हैं, इस तरह से उसमें एंटर कर दिया जाता था। उसने कितना टैक्स भरा है वो दे दिया जाता था, लिख दिया जाता था उसके ऊपर। सपोज उन्होंने उस ज़माने में जो भी पैसा भरते थे वो भर देते थे और उसको सबकी एंट्री कर दी जाती है। जैसे बैंक का पास होता है ना, कितना पैसा आपने जमा किया, कितना पैसा आपने निकाला, उस पर सब एंट्री की रहती है। इस तरह से इसमें एंट्री कर दी जाती थी, है ना। तो इस तरह से ये 4 पॉइंट है जिसको आप बहुत ही, पैराग्राफ तो काफ़ी बड़े बड़े हैं, आप इसको छोटा कर लीजिएगा और करके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को लिख दीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे बच्चे भी इसे देख सकें। एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, आप इस पार्ट को ध्यान से पढ़ लीजिए और पॉइंट्स बना के लिख लीजिए। मैं भी कोशिश करूँगी कि आपको पॉइंट्स में ये दिखा दूँ ताकि आप उसको नोट डाउन कर सको। एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।